हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड के साथ जिसका नाम जियांगमी है। वह भी कार चला रही होती है और न्यूज़ सुन रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि शहर का जो रिचेस्ट मैन जैंग है उसकी मौत हो गई है और उसकी बॉडी माउंटेन पर मिली है जो कि पूरी सड़ चुकी है। अब ये न्यूज़ सुनकर जियांगमी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ, ऐसे काले दिल वाले बिजनेसमैन के साथ यही होना चाहिए, वो मरना डिजर्व करता था। जियांगमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो ही रही होती है कि तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जब उसे होश आता है तो वो यहाँ हॉस्पिटल में होती है और तभी जैंग यहाँ पर आकर इसे चिल्लाने लगता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो जियांगमी से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे 1 मिनट की भी कितनी कीमत है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि बार बार मरने की एक्टिंग मत किया करो, इससे अच्छा होता कि तुम सच में मर ही जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसे कम से कम हमें अपनी शादी कंटिन्यू नहीं करनी पड़ती। इसकी बातें सुनकर जियांगमी सोचती है कि ये तो शहर का रिचेस्ट मैन जैंग है ना, और हाँ, मेरा तो कार एक्सीडेंट हुआ था, मैंने खुद को मारी कहाँ, और ये क्या, ये बॉडी भी मेरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं वापस से रिबॉर्न हुई हूँ, वो भी किसी और की बॉडी में। अब ये सब सोच ही रही होती है और जैंग को इसकी सारी बातें सुनाई दे रही होती है और वो सोचता है कि आखिर वार्ड में तो कोई और नहीं है तो बातें कौन कर रहा है। तभी जियांगमी सोचती है कि मैं तो रिबॉर्न हुई हूँ, लेकिन आखिर ये जैंग इतना यंग कैसे दिख रहा है, इसे तो मिडिल एज मैन होना चाहिए था। फिर यही सब सोचते हुए जियांगमी जल्दी से अपना फोन निकाल कर आज की डेट देखती है और शॉक हो जाती है कि ये 2024 है और वो 10 साल पहले के टाइम में आ गई है। और वो सोचती है कि आज की डेट भी वही है जिस दिन इस जैंग ने अपनी फियांसी को मार दिया था, और आखिर ऐसे कैसे कि मैं रिबॉर्न होकर इसकी फियांसी बन गई। अब तभी जैंग ये सारी बातें सुनते हुए इसकी तरफ ही देख रहा होता है और बहुत ही शौक होते हुए सोचता है कि मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है और आखिर ये मेरे बारे में क्या कह रही है कि मेरी इतनी बुरी मौत होने वाली है। फिर वो इसे कहता है कि क्या तुम मरने की एक्टिंग करते हुए पागल हो गई हो? देखो, तुम ये सब हरकतें करके मुझे नहीं मना पाओगी, मैं इस शादी को तोड़ना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद जियांगमी बड़ी खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? और फिर जियांगमी सोचने लगती है कि आखिर इस बंदे के साथ शादी करना भी कौन चाहता है, मैं तो इतनी रिच भी हूँ और मेरी हेल्थ भी अच्छी है, मैं तो किसी से भी शादी कर लूंगी। आखिर कौन ऐसे मैन के साथ रहना चाहेगा, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। जैंग इसकी ये बातें सुन लेता है और सोचता है कि ये चाहती है कि मैं मर जाऊं और ये प्लानिंग कर रही है दूसरी शादी करने की। फिर जैंग इसे कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं तुमसे शादी नहीं तोड़ने वाला। तो जियांगमी से चिल्लाती है कि तुम अपनी बातों से पलट कैसे सकते हो। तो जैंग कहता है कि तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे शादी ना तोड़ूं। ऐसा बोलकर ये इसे जबरदस्ती उठाते हुए अपने घर ले आता है और इसे वार्न करता है कि आज मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है और तुम अपने बिहेवियर पे ध्यान रखना, अगर तुमने कोई भी मुसीबत खड़ी करी तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद जियांगमी सोचने लगती है कि आज इसकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है। वैसे तो ये बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन इसकी ग्रैंडमा बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती। ऐसा सोच कर ही जियांगमी जैंग से कहने लगती है कि प्लीज़ क्या तुम ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर सकते हो, अगर आज पार्टी हुई तो ग्रैंडमा को कुछ हो जाएगा। ये सुनकर जैंग को इस पर गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा को ऐसा कर्ज करने की। तो जियांगमी कहती है कि मैं कोई कर्ज नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों पर बिलीव करो। आज ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी के टाइम पर बहुत बड़ी आग लग जाएगी और बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे और ग्रैंडमा को भी चोट लग जाएगी। फिर जैंग इसकी बातें सुनने के बाद तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे होटल की सेफ्टी के बारे में पूछता है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस, होटल की सेफ्टी 2 बार चेक हो चुकी है और आप फिक्र मत करो, ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी बहुत ही अच्छे से हैंडल हो जाएगी। फिर अपने असिस्टेंट से बात करने के बाद जैंग जियांगमी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा को ऐसा कर्ज करने की, अगर तुमने ग्रैंडमा के बारे में और कुछ बोली तो मैं तुमसे शादी तोड़ लूंगा। ये सुनकर जियांगमी सोचती है कि अच्छा ही ये शादी तोड़ ले, तो आखिर इतने गुस्से वाले इंसान के साथ कौन ही रहना चाहता है जो कि 1 नंबर का पागल है, और अच्छा हुआ इसकी मौत हो गई, ये मरना डिजर्व करता था। ये सुनने के बाद जैंग सोचता है कि ये चाहती है कि मैं मर जाऊं और ये मुझसे शादी भी तोड़ना चाहती है, तो आखिर ये पहले मेरे पीछे क्यों पड़ा करती थी और मुझे मनाती थी कि मैं इससे शादी ना तोड़ूं। तभी यहाँ पर जियांगमी की स्टेप सिस्टर यू आ जाती है और वो कहने लगती है कि सिस्टर, आखिर तुम फिर से मरने की एक्टिंग कैसे कर सकती हो। तो इसे देखकर जियांगमी सोचने लगती है कि ये जियांग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, यानी कि मेरी अडॉप्टिव सिस्टर और जैंग की होने वाली फ्यूचर वाइफ, जो कि इससे शादी करने के 1 ही साल बाद इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी। और अब तो मुझे लग रहा है कि जैंग की जो मौत हुई थी उसके पीछे भी इसी का हाथ होगा। जैंग जियांगमी की मन की सारी बातें सुनकर सोचता है कि यू मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी और मुझे मार देगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है,
मैं यू को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, ये ऐसे टाइप की लड़की नहीं है जो कभी ऐसा काम करे। अब तभी यू यहाँ पर जियांगमी के पास बैठकर एक्टिंग करने लगती है कि सिस्टर तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा परेशान थी। तो जियांगमी सोचती है कि देखो कैसे एक्टिंग कर रही है, उल्टा ये तो चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। फिर जियांगमी से कहती है कि सिस्टर तुम परेशान मत हो, अब मैं कभी अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि जैंग ने मुझसे प्रॉमिस कर लिया है कि अब ये मेरे साथ शादी नहीं तोड़ेगा। ये सुनने के बाद यू को तो बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है कि क्या शादी नहीं तोड़ेगा। तो जियांगमी कहती है कि सिस्टर आखिर तुम्हें मेरी ये गुड न्यूज़ सुनकर इतना शौक क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं और जैंग अच्छे से रहें। तो यू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों की जल्दी से वेडिंग हो जाए। और फिर वो कोई काम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। फिर यू के यहाँ से जाने के बाद जैंग जियांगमी को देखकर सोच रहा होता है कि ये लड़की मुझे अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं लग रही है, और पहले ये अपनी सिस्टर यू को ऐसे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट नहीं करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहले वाली जियांगमी है ही नहीं, और अगर कहीं इसकी बात सच हुई तो ग्रैंडमा और मैं दोनों ही मरने वाले हैं। फिर जैंग जियांगमी से पूछता है कि जो तुमने इस बारे में मुझे बताई थी कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, क्या इस बात को प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? जियांगमी कहती है कि देखो मैंने जो भी बोली हूँ वो सब सच है, लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो जैंग कहता है कि देखो अगर तुम ये प्रूफ कर दोगी कि तुम सच कह रही हो कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, तो मैं शायद तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम्हारे साथ शादी भी तोड़ दूंगा। तो ये तो बहुत ही खुश हो जाती है कि कितनी अच्छी बात है, बस मुझे प्रूफ करना है कि मैं सच कह रही हूँ, तो ये बदले में पार्टी रोक देगा और ग्रैंडमा की जान बच जाएगी और मेरी भी इससे शादी टूट जाएगी। ये तो कितनी अच्छी डील है। फिर ये सोचने लग जाती है कि मुझे कुछ याद करना होगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए। फिर जियांगमी कुछ सोचती है और इसे बताने लगती है कि अभी यू तुम्हारे सामने अपने ऑफिस गई है ना, तो देखना 5 बजे उसके पास कोई मैन आने वाला है जो कि उसे चाकू दिखाते हुए धमकी देकर उसे पैसे मांगने वाला है, लेकिन यू पैसे नहीं देने वाली है तो वो काफी सारे लोगों को चोट पहुंचाने वाला है और फिर इस बारे में पूरे ऑफिस को पता लग जाने वाला है। तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा तो अपनी कंपनी जाकर देख लो। फिर इसके बाद शैन अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी इसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप सच में श्योर है कि मिस जियांगमी ने जिस पर्सन के बारे में बताई है वो यहाँ पर आने वाला है? क्या वो सच में सच कह रही होंगी? तो जैंग कहता है कि हम आधा घंटा वेट करके देख लेते हैं, पर इतने टाइम तक वेट करने के बाद भी कोई नहीं आता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ज़रूर मिस जियांगमी ने आपके साथ जोक करी है। फिर जैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम यहीं पर रहकर नजर रखो, मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि यू ने उस आदमी को यहीं पर ही पकड़ के रखी होती है और वो गार्ड्स को कहकर उसे बाहर लाने का कहती है। वो इसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता लग गया था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? देखो मैं तुमसे जितने पैसे मांग रहा हूँ चुपचाप से दे दो। तो ये इसे पैसे दे देती है और कहती है कि अब निकलो यहाँ से। और फिर यू सोचती है कि आखिर जियांगमी को इस बारे में कैसे पता था कि ये यहाँ पर आने वाला है, और ये तो वो कभी गैस नहीं कर सकती कि जैंग का असिस्टेंट मेरे साथ मिला हुआ है और उसी की मदद से ही मैंने अब तक जैंग को अपने कंट्रोल में करी हुई हूँ। फिर हम देखते हैं कि यू जैंग के असिस्टेंट के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर देती है। दूसरी तरफ जैंग यहाँ घर आकर जियांगमी को चिल्लाने लगता है। उसे कहता है कि तुमने मुझे फूल बनाई। तो ये कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने सब सच बोली हूँ। और क्या कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को चोट लग गई है? देखो मैं तुम्हें यू के बारे में बता रही हूँ, वो जब अब्रॉड में थी तभी से उसका उस आदमी के साथ रिलेशन था और उसका एक बच्चा भी है जो बीमार है। जैंग कहता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुमने जो भी कुछ बोली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहले तुमने खुद का झूठा मरने का एक्टिंग करी, फिर तुमने ये झूठ बोली कि मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, और अब ये झूठ बोली कि मेरी कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तुमने आखिर मुझे क्या समझा हुआ है? क्या तुम्हारे एक भी वर्ड सच्चे हैं या सब झूठ बोलती हो? फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में देखते हैं 2 लोग आकर यहाँ पर तेल डाल रहे होते हैं आग लगाने के लिए। दूसरी तरफ जैंग यहाँ जियांगमी को रस्सी से बांध देता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे इतने झूठ बोल चुकी हो कि अब मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करूंगा। तो जियांगमी सोचती है कि इस पागल से ही सारा सच बता के कोई फायदा नहीं है, इसे मुझ पर बिलीव नहीं होने वाला। तो मैं अभी इसे कह देती हूँ कि मैंने सब झूठ बोली थी ताकि ये मुझ पर बिलीव करे और मुझे छोड़ दे, ताकि मैं यहाँ से निकल के जाकर इसकी ग्रैंडमा की जान बचा सकूँ। और फिर ये तो प्रूफ हो ही जाएगा कि मेरे सारे वर्ड सच्चे थे और इसी ने मुझ पर बिलीव नहीं किया। और फिर जब मैं सच्ची प्रूफ हो ही जाऊंगी तो इसे मुझसे शादी तोड़नी पड़ेगी। फिर ये सारी चीज़ें सोचने के बाद जियांगमी से कहती है कि जैंग मैं बस जोक कर रही थी और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज़ मुझे खोल दो ना, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में बिल्कुल नहीं जाऊँगी और तुम्हारे लिए कोई मुसीबत भी खड़ी नहीं करूँगी। तो जैंग कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हारी इस बात पर बिलीव कर लूँ कि तुम कह रही हो कि अगर पार्टी में नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी? तुम सब झूठ कहती हो, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं बिलीव करने वाला और तुम्हें नहीं खोलने वाला हूँ। तो जियांगमी से चिल्लाती है कि तुम कितने बड़े पागल हो, मेरी एक बात पर भी बिलीव नहीं कर रहे हो। ये कहता है कि क्योंकि तुमने सारी बातें मुझसे झूठ बोली हो और अब तुम कह रही हो ना कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली को भी पार्टी में बुला लेता हूँ। और फिर जैंग इसका मुंह बंद कर देता है और इसके फैमिली को कॉल करके पार्टी में इनवाइट करता है।
और फिर जैंग यहाँ से चला जाता है और जियांग भी सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में मेरी कोई फैमिली नहीं थी और मैं ऑर्फन थी, और अब लकीली वापस से रिबॉर्न होने के बाद मुझे एक फैमिली मिल गई है, मैं इन्हें मरने नहीं दे सकती। फिर हम देखते हैं कि जियांग मी की फैमिली यहाँ बर्थडे पार्टी के लिए पहुंचती है और जैंग इन लोग को बाहर पिक करने गया होता है और जियांग मी के डैडी से माफी मांग रहे होते हैं कि मेरी बेटी हमेशा मरने की एक्टिंग करके तुम्हें परेशान कर रही है, उसके लिए सॉरी। यू कहती है कि ब्रदर इन लॉ सॉरी, मेरी सिस्टर तो आज पार्टी में भी नहीं आई। जैंग कहता है कि उस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है, तो मैं पार्टी के बाद उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग मी यहाँ अपना बचपन याद कर रही होती है कि कैसे वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है और जैंग की ग्रैंड माँ हमेशा ऑर्फनेज जाया करती थी और बहुत सारा डोनेशन किया करती थी। जियांग मी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मैं इतनी अच्छी पर्सन के साथ कुछ भी होने नहीं दे सकती। फिर जियांग मी कैसे भी करके रस्सी खोल ही लेती है और होटल के बाहर पहुंच जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड इसे रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं कि बिना इनविटेशन के कोई भी पार्टी में नहीं जा सकता है। जियांग मी इन लोग से कहती है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, अंदर पार्टी में आग लगने वाली है और मैं ही उसे रोक सकती हूँ। पर ये दोनों गार्ड्स इसकी बात फिर भी नहीं मानते, तो जियांग मी सोचती है कि आखिर ये सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। तभी यहाँ पर जैंग को जियांग मी की मन की बातें सुनाई देती है और वो सोचता है कि जियांग मी यहाँ पर भी पहुँच गई। फिर जैंग जाकर जियांग मी को देखने लगता है और सोचता है कि ये रस्सी से तो खुल के आ गई, लेकिन मैं इसे अंदर नहीं ले सकता, नहीं तो ये ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी खराब कर देगी। फिर जैंग सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके जियांग मी को बहुत दूर करने का कहता है ताकि वो यहाँ पार्टी में ना आ पाए। फिर सिक्योरिटी गार्ड जब इस बारे में जियांग मी को बताते हैं कि ये मिस्टर जैंग का ऑर्डर है, तो जियांग मी बहुत ही गुस्सा होने लगती है और जैंग को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कितने बड़े पागल हो, तुम्हारी वजह से आज कितने सारे लोग को चोट लग जाएगी और अगर तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैंग इसकी बातों पर कोई नहीं ध्यान देता है और सिक्योरिटी गार्ड जियांग मी को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब जैंग जैसे यहाँ होटल में आता है तभी इसे पता लगता है कि होटल में बहुत बड़ी आग लग गई है, तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये तो सच में आग लग गई। फिर ये जल्दी से भागकर अपनी ग्रैंडमा को ढूंढने लगता है और देखता है कि ग्रैंडमा बेहोश हो गई। फिर जैंग को जियांग मी की बात याद आने लगती है कि उसने इसे बताई थी कि पार्टी में बहुत बड़ी आग लग जाने वाली है और सभी को चोट आएगी और ग्रैंडमा को भी। अब यहाँ पर जैंग अपने असिस्टेंट को ग्रैंडमा को देता है और कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को जल्दी से बाहर लेके जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और फिर जैंग जियांग मी की फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है और असिस्टेंट तो बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि जैंग भी इस आग में मर जाए तो कितना अच्छा होगा। और फिर हम देखते हैं कि जैंग जियांग मी के सभी फैमिली मेम्बर्स को बारी बारी करके यहाँ आग से बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल के बाहर यू खड़ी होती है और वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल लगाने जा रही होती है कि तभी इतने में फायर डिपार्टमेंट खुद ही पहुंच जाते हैं। तो ये सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे, मैंने तो अभी तो कॉल भी नहीं करी और ये लोग पहले पहुंच गए। अब तभी जैंग फायर डिपार्टमेंट को देखकर सोच रहा होता है कि जरूर जियांग मी ने ही इन लोग को कॉल करके यहाँ पे बुलाई होगी। तभी इतने में यू इसे हक कर लेती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर ये अपने मॉम डैड और भाई को देखकर कहती है कि तुम लोग भी ठीक हो। फिर ये जैंग को बताने लगती है कि अच्छा हुआ मैंने टाइम पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दी और वो लोग ने यहाँ पर आकर आग को रोक लिए और तुम लोग भी सेफली बच गए हो, ये कितनी अच्छी बात है। जैंग ये सुनकर शॉक होता है कि क्या तुमने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करी थी, तो ये कहती है कि हाँ मैंने करी थी। फिर जियांग मी के मॉम डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने कितना अच्छा काम करी, हमारी जान बच गई। जैंग को इसकी बातों पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं हो पा रहा होता है और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाने लगता है कि आखिर होटल की सिक्योरिटी किस तरीके की थी जो यहाँ पर इतनी बड़ी आग लग गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग मी घर पे होती है और वो न्यूज़ में देखती है कि होटल की आग रुक गई है। फिर ये बहुत ही खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ मैंने टाइम पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दी थी, तभी इतनी बड़ी आग रुक पाई और इतने सारे लोग बच गए। अब तभी जियांग मी के मॉम डैड और यू साथ में घर आ जाते हैं और जियांग मी उन लोग से कहने लगती है कि अच्छा वो मॉम डैड आप लोग बिल्कुल ठीक हो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि कहीं आप लोगों को कुछ हो ना जाए। तो जियांग मी के मॉम डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो, फायर डिपार्टमेंट को तुम्हारी सिस्टर यू ने कॉल की थी तभी हम बच पाए हैं और तुम उसका क्रेडिट छीनना चाह रही हो। तो यू कहती है कि मॉम डैड रहने दो, अगर सिस्टर मेरा क्रेडिट लेना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं तो बस इसी में खुश हूँ कि आप लोग की जान बच गई है। फिर जियांग मी से कहती है कि तुम झूठ कैसे कह सकती हो, फायर डिपार्टमेंट को मैंने कॉल की थी। पर यहाँ पर तो जियांग मी के मॉम डैड को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो लोग इसे कहते हैं कि वो कितनी खराब है जो अपनी सिस्टर का क्रेडिट ले रही है। उसके डैड तो कहते हैं कि तुमसे अच्छा होता कि यू मेरी असल में बेटी होती। जियांग मी को बहुत ही बुरा लगता है और ये सोचती है कि इसके मॉम डैड आखिर यू पर कैसे बिलीव कर रहे हैं। अब यहाँ जियांग मी के मॉम डैड तो गुस्सा होकर चले जाते हैं और यू सोच रही होती है कि इसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करेगा और अब देखो आगे और होता क्या है, मैं इससे जैंग को भी छीन लूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैंग यहाँ कंपनी में होता है, तभी जियांग मी यहाँ पर आकर इसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझसे माफी मांगो, मैंने तुमसे बोली थी ना कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, पर तुम्हें तो मेरी बातों पर बिलीव ही नहीं था। तभी इतने में यहाँ पर जैंग का असिस्टेंट आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें दिख रहा होता है कि जो लोग आग लगा रहे होते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग ये सब
जियांगमी के ऑर्डर पे कर रहे हैं। फिर जैंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जियांगमी से कहता है कि अब मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें आग के बारे में पहले से कैसे पता था, क्योंकि बर्थडे पार्टी में आग लगवाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। तो जियांगमी वीडियो देखकर इसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब झूठ है। पर जैंग तो इस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी ग्रैंडमा को ऐसे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी। मुझे लगता था कि बस तुम ऐसी स्टूपिड हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी एविल होगी। अब तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और ये लोग जैंग से कहते हैं कि हमें आपसे होटल में जो आग लग गई थी उसके बारे में कुछ पूछना है। फिर जैंग ऑफिसर्स के साथ यहाँ से चला जाता है और जियांगमी बहुत ही घबरा जाती है और सोचती है कि ये क्या, ये तो मेरे खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने वाला है। अब लगता है मैं बचने वाली नहीं हूँ और मैं गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किसने ये फेक वीडियो बनाकर मेरा नाम खराब करने की कोशिश किया है और अब जैंग भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा है और वो इस वीडियो को ऑफिसर को दे देगा और फिर ऑफिसर मुझे पकड़ के यहाँ से लेकर जाएंगे और मेरे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है अपनी सच्चाई प्रूफ करने का और फिर ज़रूर मुझे मौत की सज़ा मिलेगी और मैं बचने वाली नहीं हूँ। यही सब सोचकर जियांगमी यहाँ परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ जैंग ऑफिसर से इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि होटल में जो आग लगी थी वो होटल की गलती की वजह से हुआ है। फिर ऑफिसर्स के जाने के बाद जैंग यहाँ जियांगमी के पास वापस आ जाता है और वो इसे कहने लगती है कि देखो मैं सच कह रही हूँ, तुम ही सोचो मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। मेरी फैमिली भी तो अंदर थी, आखिर उन्हें भी तो चोट लगने का डर था। कहीं तुमने पुलिस को ये तो नहीं कह दिया ना कि मैंने ये काम करी हूँ। फिर जैंग भी सोचने लगता है कि हाँ इसकी बातों में पॉइंट है, इसकी फैमिली भी पार्टी में थी तो आखिर ये ऐसा काम कैसे कर सकती है। तो अगर ये सच कह रही होगी तो इसने जो भी सब कुछ बोल चुकी है वो भी सच होगा कि मैं यू से शादी करूंगा और फिर 1 साल में वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी और मेरी कंपनी मुझसे ले लेगी। फिर इसकी सारी बातें याद करने के बाद जैंग सोचता है कि ज़रूर जियांगमी के पास बहुत इस बारे में नॉलेज है, तो यानी ये सारी चीज़ें होने से रोक सकती है। कहीं इसकी बात के हिसाब से मुझे सच में कुछ हो गया तो सिर्फ यही मुझे बचा सकती है, इसलिए मैं इसे जाने नहीं दे सकता। फिर जैंग जियांगमी से कहता है कि क्योंकि तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली इतने सालों से फ्रेंड है इसलिए मैंने पुलिस को वो वीडियो नहीं दिया। तो जियांगमी खुश हो जाती है और कहती है कि कितनी अच्छी बात है। तो जैंग कहता है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं पहले इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ और तुम अभी भी मेरे शक में हो और अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइसेस दे रहा हूँ। पहली चॉइस ये कि तुम चुपचाप से मेरी सेक्रेटरी बन जाओ ताकि मैं हर वक्त तुम पे नजर रख सकूँ। तो ये सुनने के साथ ही जियांगमी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं बनूंगी। तो जैंग कहता है कि अगर तुम मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए रेडी नहीं होगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये कहती है कि नहीं मैं बनने के लिए रेडी हूँ। जैंग कहता है कि अच्छी बात है कि तुम मेरी बात सुनने के लिए रेडी हो, तब से तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो जाओ मेरा काम करो, 1 बकेट पानी लाओ और मेरे पूरे ऑफिस को पोंछो। तो जियांगमी कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ ना कि तुम्हारी क्लीनर। तो जियांग कहता है कि सच में तुम मेरा काम नहीं सुनोगी। तो ये मान जाती है, कहती है कि मैं जा रही हूँ। फिर जैंग सोचता है कि इसे मैं डायरेक्टली अपना काम करने के लिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर इसे पता लगा कि मैं इसका यूज करना चाहता हूँ तो ये नहीं मानेगी। मैं अभी जल्दी नहीं कर सकता, मुझे धीरे धीरे करके इससे अपनी सारी बात सुनवानी होगी, क्योंकि मैं इसे अपनी मर्जी पे नहीं चलने दे सकता। अब यहाँ पर जियांगमी फ्लोर साफ करने लगती है और इसे इस पर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा काम करवाने की, और ये फिर से अपने मन में इसके मरने के बारे में सोचने लगती है। तो जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जियांगमी यहाँ फ्लोर साफ कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉई आ जाती है और गलती से उसके शूज पे गंदा लग जाता है। तो ये एम्प्लॉई गुस्से में जियांगमी के हाथ के ऊपर पैर रख देती है और उसे चिल्लाती है कि कैसी क्लीनर हो तुम, तुम्हें पता भी है मेरे शूज कितने महंगे जो तुमने गंदे कर दी। जियांगमी से कहती है कि अपने पैर हटाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा, पर ये एम्प्लॉई तो हटा ही नहीं रही होती है और जियांगमी को कहने लगती है कि आखिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो, जरूर तुम यहाँ पर सीईओ के सेड्यूस करने आई होंगी ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसी क्लीनर सीईओ को डिजर्व ही नहीं करती। जियांगमी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसके बाल पकड़ के खींचती है और कहती है कि दोबारा बोलोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये एम्प्लॉई तुरंत ही जियांगमी से माफी मांगती है और कहती है कि मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी। तो ये कहती है कि अच्छा तो तुम्हें अब अपनी गलती पता चल रही है, अगर दोबारा ऐसा किया होता ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे पंच मारती। अब तभी यहाँ पर जैंग आ जाता है और उसे देखकर जल्दी से एम्प्लॉई उसके पास चली जाती है और जियांगमी के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि बॉस आपने कैसी क्लीनर को कंपनी में रखी हो, ये मुझे मार रही थी और इसने मेरे शूज भी गंदे कर दी। जियांगमी सोचती है कि वैसे तो ये सच ही कह रही है, मेरी वजह से इसके शूज गंदे हुए और उल्टा मैंने इसे मारी तो गलती मेरी भी थी, लेकिन आखिर इसने पहले मुझे बुली करना शुरू करी थी, नहीं तो आखिर मैं इसे क्यों मारती। जैंग इसकी सारी बातें सुन चुका होता है पर वो उसे पूछता है कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जियांगमी कहती है कि मिस्टर जैंग बात ऐसी थी कि मेरी गलती की वजह से इसके शूज गंदे हो गए थे, लेकिन सिर्फ इतने रीजन की वजह से इसने मेरे हाथ के ऊपर अपने पैर रख दी और मुझे क्लीनिंग लेडी बोल रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया। और अपने मन में सोच रही होती है कि जैंग तुम इस लड़की को बता दो कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ ना कि तुम्हारी कोई क्लीनर। वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन इस वक्त मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी फियांसी होने की आइडेंटिटी भी यूज कर सकती हूँ ताकि इस चुड़ैल लड़की को सबक सिखा सकूं कि मैं कौन हूँ। जब इसे पता लगेगा कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो मुझे कितना प्राउड फील होगा।
तो जैंग सोचता है कि इसे याद है कि ये मेरी फियांसी है, लेकिन इसे ये बोलने में शर्म आ रही है और ये चाहती है कि मैं इसकी साइड लूं। बिल्कुल भी नहीं। और फिर जैंग अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस क्लीनर की सैलरी कट करूंगा, ये अच्छे से काम नहीं कर रही है ना। ये सुनकर जांगमी से चिल्लाती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, एक तो इसने मुझे बुली करी और तुम मेरी साइड लेने के बजाय इसकी साइड ले रहे हो। अब यहाँ पर ये एम्प्लॉय तो बड़ी खुश हो जाती है और जैंग को स्माइल करके देख रही होती है और जैंग भी इसे देख रहा होता है। तो जांगमी को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि देखो कितना स्माइल कर रहा है, ये लड़की इसे सेड्यूस कर रही है और ये इसके जाल में फंस रहा है। जैंग इसकी मन की बातें सुनकर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि जांगमी मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचती है, सच में कितनी फनी बात है। फिर जैंग जांगमी से कहने लगता है कि देखो तुम बस मेरी कंपनी की क्लीनर हो और ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है जिसके साथ अभी मुझे बिजनेस डील करनी है, तो इस सब में तुम्हारी गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है। और फिर जैंग इस क्लाइंट से कह देता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ बाद में कॉन्टैक्ट करूंगा। तो ये तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे कॉल करना। फिर जैंग जांगमी से कहता है कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, जाओ मेरे लिए फेमस स्टोर से एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीद के लेकर आओ अभी इसी वक्त। तो जांगमी इसे चिल्लाती है कि तुम मुझे ऐसा काम कैसे दे सकते हो, तुम जानते हो कि वो फेमस स्टोर है, 2 घंटा लाइन लगाकर ही मुझे आइसक्रीम मिलेगी और इतनी गर्मी में ये काम मैं कैसे करूंगी। जैंग कहता है कि अभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ अपनी सेक्रेटरी बनने के लिए, और अगर तुम इस ट्रेनिंग को पार नहीं कर पाओगी तो मेरी सेक्रेटरी कैसे बनोगी। तो जांगमी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। तो जैंग कहता है कि वीडियो याद है ना। तो जांगमी चुपचाप से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है। फिर जांगमी के यहाँ से जाते ही जैंग उसी क्लाइंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला और पुराने सारे कॉन्ट्रैक्ट भी मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। ये सुनकर वो बंदी पूरी की पूरी शॉक हो जाती है क्योंकि जैंग तो ये सब जांगमी को दिखाने के लिए उसे झूठ कह रहा था। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ यू को देखते हैं जो कि जैंग के असिस्टेंट से बात कर रही होती है कि वो जांगमी को जल्द से जल्द रास्ते से हटाए, नहीं तो कहीं जैंग और वो शादी न कर ले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांगमी आइसक्रीम लेकर यहाँ जैंग के पास पहुंचती है और जैंग कहता है कि ये आइसक्रीम तो पिघल चुकी है, आखिर अब मैं कैसे खाऊंगा। तो जांगमी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने इतनी मेहनत करके इस आइसक्रीम को लेकर आई हूँ, 2 घंटा लाइन लगा के मेरी हालत पूरी खराब हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि अब तुम इसे नहीं खाओगे। जैंग कहता है कि हाँ अब मैं इसे नहीं खाने वाला, तो तुम इसे फेंक दो या खुद खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जांगमी कहती है कि ठीक है मत खाओ, लेकिन मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगी, मैं इसे खुद ही खा लेती हूँ। फिर जांगमी मजे से आइसक्रीम खा के एंजॉय करती है और फिर सोचती है कि इसने मुझे परेशान किया है ना, अभी मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर जांगमी जाकर जैंग के लिए कॉफी लेकर आती है और उसे कहती है कि बॉस तुम कितना थक गए होंगे ना, तो ये लो कॉफी पियो और अपना माइंड फ्रेश करो। और वो अपने मन में सोचती है कि उसने कॉफी में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई हुई है जिसे पीने के बाद ये पूरे बाथरूम के चक्कर लगाते रहेगा। जैंग तो इसकी मन की बातें सुन लेता है और फिर इसे पूछता है कि क्या तुमने कॉफी में शक्कर डाली हो। तो जांगमी कहती है कि ऑफ कोर्स बॉस मैंने डाली हूँ। तो ये सोचता है कि कितनी आसानी से फूल बन गई और फिर उसे कहता है कि तुम्हें शक्कर नहीं डालना चाहिए था, मैं कभी भी कॉफी में शक्कर डाल के नहीं पीता हूँ, तो अब ये वेस्ट हो गया है, लेकिन मेहनत वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम इस कॉफी को पी लो। जांगमी तो बहुत ही शौक हो जाती है और कहती है कि क्या मैं इसे पीऊँ। तो जैंग कहता है कि क्या हुआ, तुमने इसमें कुछ मिलाई हो क्या जो तुम डर रही हो। तो जांगमी सोचती है कि लगता है मुझे पीना ही पड़ेगा, नहीं तो इसे मुझ पे शक हो जाएगा। तो ये कैसे कैसे करके कॉफी पी लेती है और फिर इसके लिए दूसरी कॉफी लेकर आती है और कहती है कि बॉस अब बिल्कुल फिक्र मत करना, मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली हूँ। और अपने मन में सोचती है कि अब ये मजा चखेगा, मैंने इसके अंदर डबल डोज डाल दी हूँ। जैंग सोचता है कि ये मुझे परेशान करने के लिए कॉफी में ये सब डाल रही है और अगर मैं इसे मना करूंगा तो ये अब ये खुद भी पी लेगी। फिर जैंग इसे कहता है कि आखिर तुमने कॉफी में दूध क्यों मिलाई हुई हो, मैं कभी भी दूध वाली कॉफी नहीं पीता, तो अब ये भी वेस्ट हो गई है, तो इसे वेस्ट मत करो, इसे भी तुम पी लो। तो जांगमी को इसे पीना ही पड़ता है और फिर वो बेचारी बार बार बाथरूम के चक्कर काटती है। फिर ऑफिस से छुटने के बाद जांगमी को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि पता नहीं जैंग ने मेरे पेरेंट्स को ऐसा क्या बोला कि उन लोगों ने मेरा कार्ड भी सस्पेंड कर दिए और मेरी कार भी मुझसे ले लिए और अब मेरे पास घर जाने के लिए ना कार है ना पैसा है। फिर यहाँ जांगमी इलेक्ट्रिक बाइक से जाने का सोचती है, तभी इतने में एक बंदा अपनी कार से इसके ऊपर पानी के छींटे गिरा देता है और जांगमी के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जैंग अपनी कार लेकर आ जाता है और वो जांगमी से पूछता है कि क्या हुआ। तो ये कहती है कि कुछ नहीं बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर जाकर अपने कपड़े साफ कर लूंगी। तो ये कहता है कि ठीक है अच्छी बात है और अपनी कार लेकर चला जाता है। तो जांगमी को बहुत ही गुस्सा आती है कि ये कितना बेकार है, पहले मुझे क्लीनर की तरह अपने ऑफिस को क्लीन करवाया और मुझे घर जाने के लिए राइड भी नहीं दिया, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही है। इसकी बातें सुनकर जैंग को बहुत ही हंसी आ रही होती है, पर फिर कार के थोड़ा आगे जाते ही इसे जांगमी की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो ये अपने ड्राइवर को फिर से कार पीछे लेने के लिए बोलता है और फिर से इसे जांगमी की वॉइस सुनाई देती है। तो ये समझ जाता है कि ये उसे नज़दीक में रहता है, तभी उसकी आवाज़ इसे सुनाई देती है। जैंग सोचता है कि मैं इसके पास ही रहूँगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आखिर मेरी मौत कैसे होगी।
अब यहाँ जैंग जियांगमी के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि कार में बैठो और मेरे साथ घर चलो। मैं ऑफिस में कॉफी तो नहीं पी पाया, तो तुम अब घर पे चल के मेरे लिए कॉफी बनाओगी। जियांगमी सोचती है कि मुझे तो कॉफी वर्ड सुन के ही बहुत ही गुस्सा आ रहा है। फिर वैसे कहती है कि बॉस, मेरा आपके घर जाना ठीक नहीं होगा ना। तो जैंग कहता है कि जियांगमी, तुम मेरी फियांसी हो, तो आखिर तुम्हारा मेरे घर जाना ठीक कैसे नहीं हो सकता है। और फिर ये इसे तुरंत ही कार में बैठने के लिए कहता है और अपने घर ले आता है। और इसके कपड़े ऐसे गंदे देखकर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके जियांगमी के लिए कपड़े का अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। फिर इसके बाद जैंग रात में बैठकर काफी काम कर रहा होता है और ये इसे देखकर सोचती है कि आखिर ये कितना हार्ड वर्किंग है। जियांगमी को तो बहुत ही नींद आ रही होती है। तभी जैंग इसे कहता है कि जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। फिर जियांगमी जब इसके लिए कॉफी लेकर आती है तो वो नींद में इसके ऊपर ही गिरा देती है। फिर जैंग अपना शावर लेने के लिए चला जाता है और जियांगमी को भूख लग रही होती है, इसलिए किचन में कुछ बनाने आ जाती है। और इसकी इतनी भयानक कुकिंग देखकर जैंग को बहुत ही शौक लग रहा होता है और वो सोचता है कि ऐसे में ये मेरी वाइफ कैसे बनेगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जैंग जियांगमी को साथ लेकर कंपनी आया होता है और एम्प्लॉइज जियांगमी को जैंग के साथ देखकर बातें करने लगते हैं कि कैसी लड़की है जो बॉस को सेड्यूस करने के पीछे लगी है। ये लोग जियांगमी से इतना चिढ़ने लग जाते हैं कि उसके सामने भी उसकी बुराई करने लगते हैं और उसे बुली कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि वो कितनी बेशर्म है। जियांगमी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो इन लोगों को कुछ नहीं कहती है और जैंग के ऑफिस में आकर सोचती है कि अगर मैं इस जैंग को बता भी दूंगी कि इसके कंपनी के एम्प्लॉयज मुझे बुली कर रहे हैं, तो ये तो मुझ पे बस हंसेगा और मेरी साइड कभी नहीं लेगा, क्योंकि ये तो मुझसे परेशान है ना, तो ये तो बस मुझसे बदला लेने का ही सोच रहा होगा। जैंग सोचता है कि मेरे बारे में कितना बुरा सोचती है। इसने सोची भी कैसे कि मैं इसकी साइड नहीं ले सकता। इसे जब पता लगेगा कि मैं इसकी सारी बातें सुन पा रहा हूँ तो ये क्या सोचेगी। फिर जैंग जियांगमी से कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तो आखिर तुमने ये अपने कपड़े का हाल कैसे बना के रखी हो। अपनी इमेज की नहीं तो मेरी इमेज की तो फिक्र करो। तो जियांगमी चिल्लाते हुए इसे सब बताने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे हाल में अपने घर से यहाँ पर आई थी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज ने मेरा ये हाल किया है। उन लोगों ने मेरे बारे में कितनी गलत गलत बातें करे और मेरे ऊपर नोट भी चिपकाया। तो जैंग पूछता है कि वो लोग तुम्हें क्या कह रहे थे। तो जियांगमी कहती है कि उन लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही हूँ। तो जैंग कहता है कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। चलो मैं चल के उन्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद जैंग जियांगमी को लेकर सभी एम्प्लॉयज के सामने आता है और कहता है कि अभी जियांगमी को कौन परेशान कर रहा था, मेरे सामने आओ। फिर एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि बॉस इस लड़की को कितना मानते हैं जो उसकी साइड ले रहे। फिर जैंग कहता है कि मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जियांगमी को किसने पुश किया था, मेरे सामने आओ। फिर एक एम्प्लॉय खड़ा होकर जैंग से माफी मांगने लगता है और कहता है कि बॉस मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो जैंग इसे ऑर्डर देता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, अभी इसी वक्त कंपनी से निकलो। जियांगमी तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या ये मेरी साइड ले रहा है। फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे एम्प्लॉय को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर जैंग बाकी लोगों से इस बारे में पूछता है कि आखिर जियांगमी के कपड़े के ऊपर किसने नोट चिपकाया था। तो ये बारे में सुनते ही तीन एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। तो जियांगमी कहती है कि देखो ये तीनों मेरे बारे में रूमर फैला रहे हैं, अब तुम्हें कुछ करना होगा। तो जैंग कहता है कि अच्छा, तो वो तुम ही तीन लोग हो जो कंपनी में रूमर फैला रहे हो। फिर ये लोग तुरंत ही जैंग से माफी मांगने लगते हैं, पर जैंग नहीं मानता और वो तीनों को फायर कर देता है और तुरंत ही कंपनी से निकलने का कहता है। फिर जैंग सभी एम्प्लॉयज को भी चिल्ला के कह देता है कि अगर अब से कोई भी जियांगमी के बारे में रूमर फैलाएगा और उसे बुली करेगा तो जैंग उसे छोड़ेगा नहीं। जियांगमी ये सुनकर सोचती है कि आज ये बंदा मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है। फिर जियांगमी जैंग के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने जो मेरी साइड ली है उसके लिए थैंक यू। तो जैंग इसके एकदम ही क्लोज आ जाता है और जियांगमी सोचती है कि आखिर ये इतना क्लोज क्यों आ रहा है, कहीं ये मुझ में ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं हो रहा है। मैं तो बस इसे मुंह से थैंक्स कहना चाहती थी और कुछ भी नहीं। फिर जैंग इसे कहता है कि मुझे तुम्हारे थैंक यू में सिंसियरिटी नहीं दिख रही है, तो क्यों ना तुम मुझे डिनर की ट्रीट दो। जियांगमी सोचती है कि मेरे पास तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर इसने मुझसे भारी डिनर की ट्रीट मांगा तो मैं कैसे इसे डिनर कराऊंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांगमी और जैंग स्ट्रीट फूड खाने के लिए आ जाते हैं और जियांगमी इसे कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम मेरे साथ स्ट्रीट फूड खाने आ जाओगे। तो जैंग इसे अपने डैड और अपने मॉम के बारे में बताने लगता है कि उसके मॉम डैड कैसे मिले थे और कैसे उनकी लव स्टोरी चालू हुई थी। उसके डैड को हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत थी और उसकी मॉम ने हेल्प की थी ब्लड देने में, पर उसकी मॉम गरीब थी तो इसीलिए उसके ग्रैंडपा को रिश्ता पसंद नहीं था और उन्होंने उन दोनों को अलग करने का सोचा था। इसीलिए उसके डैड उसकी मॉम के साथ चले गए थे और अपना करियर स्टार्ट किए थे। जैंग कहता है कि मैं बचपन से ऐसे ही एरिया में बड़ा हुआ, तो इसलिए मुझे स्ट्रीट फूड खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैंग इसे भी बताता है कि फिर उसके बाद मेरे ग्रैंडपा की मौत हो गई और फिर मेरे मॉम डैड की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और फिर तब से अब तक मेरी ग्रैंडमा ने मुझे संभाला है। ऐसा बोलकर जैंग ड्रिंक कर रहा होता है और फिर वो सोचता है कि ये इतना अजीब है
मैंने आज तक अपनी फैमिली के बारे में किसी से शेयर नहीं किया और आखिर में ये सब जियांगमी को क्यों बता रहा हूँ। जियांगमी तो इसकी बातें सुनकर बड़ी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि मैंने सोची नहीं थी कि ये काले दिल वाला बिजनेसमैन इतना अच्छा हो सकता है और इसका पास्ट इतना ज़्यादा ट्रेजिक हो सकता है। लगता है ये बस दिखाने के लिए इतना कोल्ड रहता है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। फिर जियांगमी से कहती है कि कम से कम तुम्हारी लाइफ मेरे से तो अच्छी थी, तुम्हारे पास कम से कम बचपन में तो पेरेंट्स थे, मेरे पास तो वो भी नहीं थे। तो जैंग सोचता है कि क्या बात कर रही है, इसके पास तो पूरी फैमिली है। जियांगमी तो काफ़ी ड्रंक हो चुकी होती है और जैंग को बता रही होती है कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तब मुझे किसी ने ऑर्फनेज में छोड़ दिया था और मैंने तो अपने पेरेंट्स का फेस तक नहीं देखी हूँ। जैंग इसकी बातें सुनकर सोचता है कि लगता है ये अपनी पास्ट लाइफ की बात कर रही है। जियांगमी से कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने ऑर्फनेज में कैसे टाइप की जिंदगी गुजारी हूँ, कितना ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए बड़ा होना। इसकी बातें सुनकर जैंग सोचता है कि अब तक मैं बस इसकी ये सारी बातें इसके मन से सुनता था और आज इसके मुंह से सुन रहा हूँ। अब यहाँ पर वो उससे काफ़ी सारी बातें शेयर कर ही रही होती है और फिर बेहोश होकर सो जाती है। तभी जैंग को याद आता है कि मैं तो काम की बात करना भूल ही गया। वो जियांगमी को आवाज़ देने लगता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर यूँ मुझे क्यों हर्ट करना चाहती है और आखिर तुम ऐसा क्यों कहती हो कि मैं मरने वाला हूँ। पर जियांगमी तो बेहोश हो चुकी होती है इसलिए जैंग इसे लेकर अपने घर आ जाता है और फिर जब वो उसे बेड पे लेटा रहा होता है तो एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। जैंग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर इसके बारे में सोच कर ही बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यू यहाँ पर जैंग के ऑफिस में उससे मिलने आई होती है और ये जियांगमी से कहती है कि सिस्टर तुम जैंग की सेक्रेटरी बन गई, देखो मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ। जियांगमी जा रही होती है लाने के लिए, तभी जैंग उसे रोकता है और यू से कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, कोई वर्कर नहीं जो तुम उसे ऑर्डर दो। तो यू सोचती है कि आखिर ये जियांगमी कितनी साइड क्यों ले रहे हैं। फिर ये यू से बताने लगती है कि मेरे कंपनी में एक पार्टी होने वाली है, एक्चुअली में डैड ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट जो बना दिए। ये सुनकर जियांगमी शॉक होती है, पूछती है कि ये पोजीशन तो भाई की होनी चाहिए थी। तो यू कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मॉम डैड ने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट बनने लायक मैं हूँ। और सिस्टर तुम्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा ना कि मैं कहाँ वाइस प्रेसिडेंट बन गई और तुम एक मामूली सी सेक्रेटरी हो। ये सुनकर जैंग को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि आखिर यू ऐसी बातें कैसे कर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। फिर जैंग जियांगमी के पास जाता है और यू से कहता है कि जियांगमी सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैंने तो बस इसे सबको दिखाने के लिए नाम की सेक्रेटरी बनाया हूँ, लेकिन असल में तो ये इस कंपनी की फ्यूचर बॉस है। यू को सुनकर बहुत ही जेलसी फील होती है और वो सोचती है कि आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा कैसे हो गया। असिस्टेंट ने तो मुझे बताया था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं है। फिर यू यहाँ से जाते हुए सोचती है कि मैं 3 दिन बाद बर्थडे पार्टी में जियांगमी की रेपुटेशन खराब कर दूंगी। फिर इसके बाद जैंग जियांगमी को यू के बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट लाने के लिए भेजता है और ये सोचती है कि मैं बस पैसों की वजह से यहाँ पर आई हूँ। और फिर ये यहीं पर ही लंच ऑर्डर करके खाने लगती है और तभी से यहाँ पर यू की आवाज़ आती है जो कि उसी बंदे से बात कर रही होती है जो उस दिन कंपनी में उससे पैसे लेने आया था। इन लोग की बातें सुनकर जियांगमी को पता लग जाता है कि ये यू का एक्स हस्बैंड है जिसे यू ने छोड़ दी है और वो अपने बच्चे और उसकी जिम्मेदारी भूल चुकी है। यहाँ पर यू अपने एक्स हस्बैंड को चिल्ला रही होती है कि मेरा तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो अभी भी तुम मुझे पैसों के लिए क्यों परेशान कर रहे हो, इतने बड़े मैन हो एक बच्चे को भी नहीं पाल पा रहे हो। तो ये से चिल्लाता है कि तुम जानती हो कि हमारा बच्चा बीमार है तो कम से कम उसकी हॉस्पिटल बिल के लिए तो तुम पैसे दे ही सकती हो। तो यू कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा बोली हूँ कि मैं बस एक अडॉप्टिव डॉटर हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। यू इसे थोड़े बहुत पैसे दे देती है तो ये कहता है कि मैं अगली बार और पैसे लेने आऊँगा, ये तो बहुत ही कम है। फिर जियांगमी यू के एक्स हस्बैंड का पीछा करती है और देखती है कि वो अकेले में बातें कर रहा होता है कि उसे और भी पैसे चाहिए होंगे। तो जियांगमी से कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। दूसरी तरफ जैंग यहाँ घर पे होता है और उसकी ग्रैंडमा उसे समझा रही होती है कि जियांगमी बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, इससे अच्छा रहेगा कि तुम उसकी सिस्टर से शादी कर लो, वो तो कितनी अच्छी और समझदार लड़की है और उसके मॉम डैड भी उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। तो जैंग कहता है कि ग्रैंडमा मेरा और जियांगमी का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं सिर्फ उसी से ही शादी करूँगी। तो ग्रैंडमा गुस्सा करने लगती है कि जियांगमी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने लायक है ही नहीं और यू जैसी लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने लायक है। तभी जियांगमी घर आ जाती है और ये सब सुन लेती है और जैंग की ग्रैंड माँ जियांगमी को देखकर भी यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर जैंग जियांगमी से पूछता है कि क्या तुमने सब सुन ली। तो कहती है कि हाँ सुन ली और देखो तुम्हारी ग्रैंडमा बिल्कुल सही कह रही है, मैं किसी भी लायक की नहीं हूँ और यू कितनी अच्छी है तो तुम्हें मुझसे शादी तोड़कर उसी से शादी करनी चाहिए, ऐसे में तुम भी खुश रहोगे और बाकी सब भी खुश रहेंगे। फिर जियांगमी सोचती है कि ग्रैंडमा की नज़र में मैं बार बार खुद को मारती हूँ तो आखिर वो मुझे क्यों पसंद करेंगी और वैसे भी ये चीज़ अच्छी है, मुझे इसके साथ वैसे भी शादी तोड़नी थी। जैंग इसकी बातें सुनकर सोचता है कि ये अभी भी मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ती है। फिर वो गुस्से में से कहता है कि हाँ तुम मेरे लायक ही नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे शादी कब तोड़ूंगा ये मेरा डिसीजन होगा, तुम्हारा नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग जियांगमी को लेकर यू की बर्थडे पार्टी में पहुंचता है। यहाँ पर सभी पब्लिक यू की तारीफ कर रहे होते हैं और जियांगमी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो किसी भी लायक की नहीं है।
तभी उसकी फैमिली ने उसे सगी बेटी होने के बावजूद भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाए और एक अडॉप्टिव बेटी को इतने बड़े पोजीशन का अहदा दिए। और सभी लोग ये भी कहने लगते हैं कि जियांगमी तो जैंग की फियांसी बनना भी डिजर्व नहीं करती। जियांगमी को सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो सोचती है कि यू अपने आप को समझती क्या है, आज मैं इसे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ। तो इसकी मन की बात सुनकर जैंग सोचता है कि आखिर जियांगमी क्या करने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि पार्टी में यहाँ यू का एक्स हस्बैंड पहुंच जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस दिन जियांगमी ने इससे बात करी थी तो उसने उसे उस दिन बता दी थी कि यू कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है और अब उसके पास तो पैसे ही पैसे होने वाले हैं और वो सब उसे झूठ कह रही है। फिर इस आदमी को बहुत ही गुस्सा आती है कि वो इतनी अच्छी लाइफ जी रही है और मुझे और मेरे बच्चे को भूल गई। जियांगमी से कहती है कि आखिर तुम मेरे ब्रदर इन लो, इसलिए मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ, ये लो पार्टी का इन्विटेशन कार्ड, तुम वहाँ पर जरूर आना। फिर हम देखते हैं कि यू का एक्स हस्बैंड पार्टी में आकर उसकी सारी पोल खोल देता है कि कैसे वो उसको और उसके बच्चे को धोखा दे रही है। तो ये यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि तुम झूठ कह रहे हो और सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर उसे बाहर करने लगती है। पर ये तो इसके बारे में सारा प्रूफ भी दिखा देता है कि वो सब सच कह रहा है। फिर सिक्योरिटी गार्ड इसके एक्स हस्बैंड को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। पर जियांगमी के मॉम डैड तो इससे गुस्सा हो जाते हैं कि इसने सभी के सामने इन लोग की बेइज्जती करा दी। यहाँ पर वो कहती भी है कि वो झूठा आदमी था, पर ये लोग इसकी बात पर बिलीव नहीं करते। फिर जियांगमी अपनी सिस्टर यू की पोल खोलने के लिए वीडियो दिखाना चाह रही होती है, पर जैंग इसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ पर बड़ा हंगामा क्रिएट मत करो। तो ये से वीडियो दिखाती है और कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे बताने दो कि वो बंदा सच में यू का एक्स हस्बैंड था और वो बस सभी को झूठ कह रही है और धोखा दे रही है। जैंग सोचता है कि मैं अभी इसे यू की पोल नहीं खोलने दे सकता क्योंकि अभी मुझे यू के बारे में सच पता करना है कि आखिर वो मेरे साथ क्या करने वाली है और उसका क्या प्लान है। अगर मुझे उसके बारे में पता नहीं चलेगा तो मैं उसे रोकूंगा कैसे। अब यहाँ पर जियांगमी से यू की साइड लेते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि अगर इसे यू इतनी पसंद है तो ये मुझसे शादी क्यों नहीं तोड़ लेता। दूसरी तरफ यहाँ पर यू को बहुत ही गुस्सा आती है कि जियांगमी ने उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके एक्स हस्बैंड को यहाँ पर बुलाई थी, इसलिए अपना बदला लेने के लिए जियांगमी को ड्रग दे रही होती है। पर गलती से वो वाइन जैंग पी लेता है और फिर उसे डर का नशा चढ़ने लगता है और वो यू को अपने से दूर करता है और जियांगमी को लेकर घर आ जाता है और उसे क्लोज होने की कोशिश करता है। पर जियांगमी इसे दूर कर रही होती है और तभी जियांगमी को उसके भाई का कॉल आ जाता है तो वो यहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर का एंटीडोट देने के बाद जैंग ठीक हो जाता है और उसका एम्प्लॉय उसे इस बारे में बताता है कि उसे किसी ने ड्रग दे दिया था। तो जैंग याद करता है कि उसने वो वाली वाइन पिया था जो यू जियांगमी को देने जा रही थी। तो ये समझ जाता है कि यानी यू जियांगमी के पीछे पड़ी है और वो उसकी रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। दूसरी तरफ यू को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि वो वाइन जैंग ने पी लिया और जियांगमी बच गई। ये स्टूडेंट से कह रही होती है कि आखिर वो जियांगमी इतनी लकी क्यों है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगमी और जैंग का रिलेशन धीरे धीरे और अच्छा होने लगता है और दोनों ही गलती से डिनर के टाइम पर ड्रिंक कर लेते हैं और एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जैंग तो जियांगमी को काफी लाइक करने लग गया होता है और वो उसकी सारी फेवरेट चीजें उसे देने की कोशिश करता है, पर बाहर से उसे दिखाता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं करता। और फिर हम देखते हैं कि जैंग जियांगमी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि पहली बार उसकी लाइफ में किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर हम देखते हैं कि जियांगमी और जैंग की बीच की दूरियां सारी खत्म हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी सारी क्लियर हो जाती है। दोनों को इस बारे में पता लग जाता है कि यू इन लोग को अलग करने की कोशिश कर रही है और उसके साथ जैंग का असिस्टेंट मिला हुआ है। और अब जैंग इतना बदल गया होता है और उसके सॉफ्ट नेचर की वजह से जियांगमी भी उसे बहुत ही लाइक करने लगती है। फिर हमें ये पता लगता है कि असिस्टेंट असल में यू को लाइक कर रहा होता है, इसलिए उसकी हेल्प कर रहा था। पर यू से क्लियर करती है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो बस उसका इस्तेमाल करके जैंग से शादी करना चाहती है और यही उसका गोल है ताकि वो इस शहर की रिचेस्ट वुमेन बन सके। पर असिस्टेंट इस बात से बहुत ही जेलस होता है और जैंग को मारना चाह रहा होता है। अब इन दोनों के बारे में जियांगमी के डैड को पता लग जाता है और वो यू से गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए यू ने मारने के लिए गलत मेडिसिन दे देती है। जिसके बाद जियांगमी के डैड यहाँ हॉस्पिटल में होते हैं और यू इस चीज का इल्जाम जियांगमी के ऊपर डाल देती है कि उसी ने डैड को गलत मेडिसिन दे दी थी। यहाँ पर जैंग भी जियांगमी के डैड से मिलने आया होता है और क्योंकि जियांगमी के डैड को होश आने वाला होता है इसलिए यू ने उन्हें मारने के लिए कुछ गुंडे भेजी होती है। जैंग उन गुंडों को रोकने लगता है और तभी उसे भी चोट लग जाती है। फाइनली जैंग और जियांगमी मिलकर इस बारे में प्रूफ कर देते हैं इस सारी चीजों के पीछे यू का हाथ है और असिस्टेंट भी उसके साथ मिला हुआ है। और फिर एविडेंस की वजह से असिस्टेंट और यू दोनों को ही जेल हो जाती है और फिर जियांगमी के मॉम डैड की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है कि यू कितनी खराब थी और वो उसे अच्छा समझ रहे थे और फिर ये लोग जियांगमी से माफी मांगते हैं। फिर हॉस्पिटल में जियांगमी जैंग का ख्याल रख रही होती है
और तभी वो उसे किस करने लगता है। इतने में ग्रैंडमा यहाँ पर आकर इन लोग को देख लेती है तो दोनों शर्मा जाते हैं। ग्रैंडमा को भी यू के बारे में पता लग गया होता है, इसलिए वो जियांगमी से माफी मांगती है कि उन्होंने उसे गलत समझी थी। फिर ग्रैंडमा जियांगमी को अपना खानदानी ब्रेसलेट देती है और साथ ही साथ अपनी फैमिली की 50% प्रॉपर्टी भी। तो ये देखकर तो जियांगमी बड़ी खुश जाती है कि अब मैं तो इतनी ज्यादा रिच हो चुकी हूँ। फिर ये सोचती है कि आखिर मैं ग्रैंडमा को इसके बदले में क्या बोलूँ। जैंग इसकी मन की बातें सुनकर सोच रहा होता है कि ये सच में बहुत ही लालची है। फिर वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा मुझे तो लग रहा है जैसे आप मुझे बेच रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम यही समझ लो। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली जियांगमी और जैंग की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है। और वेडिंग के टाइम पर जैंग जियांगमी को इस बारे में बता देता है कि असल में वो उसकी मन की बातें सुन सकता है। जियांगमी तो बहुत ही शॉक हो जाती है और जैंग उसे किस कर लेता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।